Hello everyone. तो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। तो देखो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन रखा था, है ना, एक क्वेश्चन लिया था जिसमें ये जो रॉड थी वो यूनिफॉर्मली चार्ज थी और लेंथ उसकी एल थी और क्यू उस पे टोटल चार्ज था और डी डिस्टेंस पे हमने क्या बतानी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी, है ना। तो डी डिस्टेंस पे हमने क्या बतानी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी। तो देखो इस एलिमेंट की वजह से वही एलिमेंट का तरीका तो सेम है कि डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये डी क्यू चार्ज एलिमेंट और ये पॉजिटिव चार्ज, ये छोटी सी लेंथ इसकी डी एक्स ले ली और के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। बाकी सारी स्टेप सेम है। देखो टोटल फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा इस बार रॉड के यूनिफॉर्मली चार्ज। देखो वो जो चीज थी ना लैम्डा नॉट एक्स, उसका मतलब क्या है, अलग अलग एक्स पे, इस एक्स पे अलग चार्ज, 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 इस पे अलग, सारों पे चार्ज क्या था, अलग अलग था, है ना। यहाँ ज्यादा मतलब जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ कम चार्ज है, यहाँ ज्यादा चार्ज है, यहाँ और ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो रखा है, यहाँ और ज्यादा। ऐसे जैसे जैसे इधर जाते जा रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेना। हमने उसमें लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स में बोला था कि एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, पर उसमें चेंज कर लेना, एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है। तो जैसे जैसे इधर आओगे वैसे वैसे लैम्डा बढ़ रहा है। बताओ एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो लैम्डा भी बढ़ेगा। मतलब हर पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब जैसे जैसे इधर आ रहे हैं वैसे वैसे चार्ज ज्यादा है। हर जगह बराबर हिस्सा नहीं है। अभी जो हमने लिया उसमें क्या बोला हमने, हर 1 मीटर में, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब हर 1 मीटर में। तो हर 1 मीटर में चार्ज की वैल्यू जो है अभी के केस में क्या है, बराबर। इसका तो मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज। पर अगर हर 1 मीटर में चार्ज अलग अलग हो, इस 1 मीटर में मान लो 2 कूलम है, अगले 1 मीटर में मान लो 4 कूलम है, अगले 1 मीटर में मान लो 6 कूलम है, तो फिर ये चार्ज कैसा है, ये चार्ज है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो पिछला केस था वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का था, पर जो ये वाला केस है वो किसका है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की अब हम बात कर रहे हैं, तो फर्क क्या आने वाला है। आई होप सब लोगों ने इसका आंसर करेक्ट निकाल लिया होगा। देखो ये तुम्हारे सामने आंसर लिखा है। तो देखो इंटीग्रेशन के लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो लैम्डा को बाहर ले लिया इस बार हमने। क्यों भाई बाहर क्यों ले लिया, बाहर इसलिए ले लिया क्योंकि इस बार कैसा है, रॉड कैसी चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। और यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या होता है, लैम्डा इज कांस्टेंट, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है, बोलो, है ना। तो सारे लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब जरा देखना, के लैम्डा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, लैम्डा बाहर ले लिया, कुछ ना बोला जाए तो हमने रॉड को कैसा लेना है, यूनिफॉर्मली चार्ज ही लेना है। कुछ ना बोला जाए तो रॉड को यूनिफॉर्मली चार्ज ही हमें लेना है। ठीक है। तो देखो लैम्डा को हमने बाहर ले, इधर बाहर ले लो और इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, के लैम्डा, और ये क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया x पावर -2, तो x पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 कितना हो गया, बोलो -1 अपॉन x। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर दोगे, d से लेके d, पहला एलिमेंट कहां मान सकते थे, d पे, और लास्ट एलिमेंट कहां मानोगे, d + l पे, है ना। पहला एलिमेंट कहां मानोगे, d पे, और अगला लास्ट एलिमेंट कहां मानोगे, d + l पे। तो d से d + l लिमिट लगा दी। तो इसको सॉल्व करना है, माइनस बाहर है तो लोअर माइनस अपर कर दो। सॉल्व कर लो तो अपर माइनस लोअर करना है, पर माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो क्या बन जाएगा, लोअर माइनस अपर कर दो। तुम खुद सॉल्व कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस को ध्यान में रखते हुए ये आंसर आ जाएगा। और k को 1/4πε0 लिख दो। मान लो आंसर का फॉर्म एलसीएम लेके लिखा हो तो उसको फर्दर एलसीएम लेके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं। तो इतनी बात देखो हमने कर ली। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, इतना नोट कर लो, पॉज कर लो स्क्रीन और अगला क्वेश्चन लिखो। फिर देयर आर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, देयर आर 2 hollow spheres, there are 2 hollow spheres with charge, there are 2 hollow spheres with charge with same charge लिखो, है ना। there are 2 hollow spheres with same charge having radius 2 meter and 3 meter, having radius 2 meter and 3 meter. calculate ratio of their linear charge densities, calculate ratio of their linear, sorry, है ना, calculate ratio of their surface charge densities। ठीक है, calculate ratio of their surface charge densities। तो देखो अब इसमें
2 मीटर और 3 मीटर, है ना। अब हमने क्या निकालनी है, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालना है, और इसमें क्या दे रखा है, दोनों स्फीयर्स पे चार्ज सेम, है ना। दोनों स्फीयर्स पे क्या दे रखा है बोलो, दोनों स्फीयर्स पे चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो दोनों स्फीयर पे अगर चार्ज सेम है, रेडियस उनकी अलग अलग है, हमसे पूछा जा रहा है कि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालो। पहले सॉल्व करो, देन देखो सॉल्यूशन। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करेंगे, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। 100% आउटपुट, 100% बच्चों का आंसर इसमें करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो तुम्हारा आंसर गलत है ना। जरूर से अटेम्प्ट करो इसको, अच्छे से करो और आंसर बताओ मुझे, है ना। मैं सॉल्यूशन करता हूं, तुम पॉज करो तब तक, ठीक है। तो देखो सिग्मा 1 इक्वल टू बोलो क्या करें, Q अपॉन 4 पाई 2 स्क्वायर, बोलो ये तो करोगे। स्फेयर है ना, होलो स्फेयर का मतलब कहाँ रहेगा, सरफेस पे चार्ज रहेगा, तो सरफेस पे चार्ज रहेगा, होलो स्फेयर है, होलो स्फेयर होगा तो Q अपॉन 4 पाई 2 स्क्वायर, है ना। 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। कोई डिस्क वगैरह पे आएगा तो फिर पाई आर स्क्वायर करेंगे, जैसा भी दे रखा हो, है ना। फिर देखो सिग्मा 2 इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई और 2 स्क्वायर का, ये देखो ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। तुम्हें क्या निकालना है, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 निकालना है। बोलो क्या निकालना है, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 निकालना है। चलो बात बन गई, क्या आ गया बोलो, 9 बाय 4 आ गया। डायरेक्टली मैं भी कर सकते थे कि क्यू सेम, आर ही तो अलग अलग आ रही है, 4 पाई तो दोनों में कॉमन आ ही सकता है ना। क्यू दोनों का सेम है तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कर देंगे, आर स्क्वायर कर देंगे, और डायरेक्ट R2 बाई R का स्क्वायर हो जाता है, वो वैसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। क्योंकि क्यू सेम दे रखा, अलग अलग क्यू होंगे तो फिर पूरा क्यू भी पुट करना पड़ेगा, हमेशा ना लगा देना सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आंखें बंद करके नहीं काम करना, कोई सोच समझ के सारे फैसले लेने होते हैं फिजिक्स में, है ना। तो दिमाग हमारा वही रहे, तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हमेशा नहीं, जब क्यू सेम है तभी। अगर क्यू ही अलग अलग हो जाए तो उस केस में हमें ये क्यू भी पुट करना पड़ेगा। फिलहाल क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों पे चार्ज क्या है, इक्वल। चलो भाई ठीक है, नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देयर इज ए सॉलिड non-conducting sphere, there is a solid non-conducting sphere of radius capital R, volume charge density of sphere, is given as, ऐसे लिखना है, देखो रो इक्वल टू रो नॉट इंटू आर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज रो इक्वल टू रो नॉट इंटू आर, वेयर रो नॉट इज अ कांस्टेंट, and small r is distance from center, calculate total charge on the sphere, तो देखें भाई, जरा ध्यान से देखें, ये अलग क्वेश्चन है ना, थोड़ा टाइप बी है, थोड़ा सा अपर लेवल क्वेश्चन है। नीट में तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है इस टाइप के क्वेश्चन की आने की, पर जेई में मेन और एडवांस दोनों में इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, ठीक है ना। तो नीट वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन है ये। जेई वालों के लिए ये एक जो है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा, है ना। जेई मेन और एडवांस दोनों में इस टाइप के काफी क्वेश्चन देखो आते हैं, तो किस तरह से देखो इसको हमने सॉल्व करना है। तो जरा देखें ध्यान से, देखो एक लिया हमने ना, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं स्फीयर को, ध्यान समझना पड़ेगा। हालांकि ऐसा काम हमने किया है +1 में, है ना। अगर तुम कर सकते हो तो पॉज करके करने की कोशिश करो एक बार, है ना, देन फिर सॉल्यूशन देखो, एक बार कोशिश करो जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है। देखो पहली बात तो देखो ये है कि रो इक्वल टू क्या है, रो नॉट आर, इसका मतलब इसमें चार्ज है तो सही, है ना, चार्ज है, बिल्कुल सही बात है, चार्ज तो पूरे पे है ना। ऐसे पूरे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज है ना। ये किसी तरीके से दिया होगा, जैसे भी दिया है इसके पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है चार्ज।
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज ना खुद से फ्लो नहीं कर सकता, जहां पे चार्ज रखोगे वहीं का वहीं रह जाएगा, जबकि कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज फ्लो कर सकता है। कंडक्टर की और प्रॉपर्टीज के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। पर देखो फिलहाल नॉन कंडक्टर में जहां पे चार्ज रखोगे, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे चार्ज वहीं रहेगा, ठीक है, उस तरीके से। तो मैकेनिज्म में नहीं जाने की जरूरत है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा गिवन है, ठीक है भाई। पर देखो इसमें गड़बड़ ये कर रखी है कि इसका जो चार्ज है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। फिर वही वाली बात आ गई, पीछे के क्वेश्चन में हमने जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला क्वेश्चन किया उसमें लैम्डा इक्वल टू क्या बोला हमने, लैम्डा नॉट इंटू एक्स, बोलो बोला कि नहीं। तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स, उसमें क्या बोला हमने, अलग अलग एक्स पे जा रहे हैं तो हर 1 मीटर में चार्ज अलग अलग हो रहा है, पहले 1 मीटर में अलग वैल्यू, दूसरे तो 1 मीटर में अलग, अगले है ना, जो है कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पर जो अगला क्वेश्चन किया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उसमें हर 1 मीटर में चार्ज, हर 1 मीटर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। ऐसा ही अब स्फीयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमें बोल रखा है कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि हर यूनिट वॉल्यूम में कहीं भी तुम 1 मीटर क्यूब का हिस्सा लो, 1 मीटर क्यूब का हिस्सा कहीं भी काटो, 1 मीटर क्यूब का हिस्सा काटो कहीं भी, अगर हर 1 मीटर क्यूब जो हिस्सा तुमने काटा उसके ऊपर सेम चार्ज मिले, इसका मतलब इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। पर अगर इधर 1 मीटर क्यूब काटो, इधर 1 मीटर क्यूब काटो, इधर 1 मीटर क्यूब काटो, सब जगह चार्ज अलग अलग मिल रहा है। तो अलग अलग चार्ज अगर मिले तो हम क्या बोलेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर तुम देखो तुम्हें क्या दे रखा है, एक फंक्शन के फॉर्म में इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे तुम बाहर निकल रहे हो, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इतने स्फीयर में बात करो, यहां तक इस r तक बात करोगे, इस r पे बात करोगे तो अलग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, आगे वाले r पे बात करोगे तो अलग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, थोड़ा और बाहर निकलोगे तो अलग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इसका मतलब जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं, r जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कम, हर यूनिट वॉल्यूम में यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, हर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज बदल रहा है। और कैसे बदल रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब बाहर की जो बॉर्डर है, बाहर की जो एक जगह है वहां ज्यादा चार्ज जमा है, और जो यहाँ आसपास कम, ये जो सेंटर के आसपास रीजन है वहां कम चार्ज जमा है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हर जगह पे बराबर चार्ज जमा होता, हर जगह बराबर बराबर चार्ज होता। डेंसिटी समझ रहे हैं, डेंसिटी को कुछ ऐसे भी जनरल समझ सकते हैं कि अगर 50 लोग हैं, उन 50 लोगों को बोला कि एक हाईवे पे चलो, बड़ा चौड़ा सारा हाईवे है, चलो इस पे चलो, और उन्हीं 50 लोगों को बोला एक तंग सी गली है, बहुत छोटी सी गली है, जैसी गलियां गोल्डन टेम्पल के आसपास हैं, उन जैसी छोटी छोटी गलियों में, फिर बोला अब इसमें 50 आदमी निकलो। आदमी तो वहां भी 50 है, इधर भी 50 है, हाईवे पे भी 50 थे, गली में भी 50 है, पर 50 आदमी जब गली में से निकल रहे होंगे तो वो थोड़े पास पास है ना, थोड़ा सा कसमस के निकलना पड़ेगा उन्हें। वो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो कितनी ज्यादा डेंसिटी लोगों की, डेंस पॉपुलेशन जिसको बोला जाता है, इतनी सी जगह में इतने लोग रहे, ये डेंसिटी का मतलब होता है, सब लोग जानते हैं इस बात को, है ना। और हाईवे पे बोलेंगे देखो डेंसिटी नहीं है, तो वही वाली बात है, यहाँ दूर जा रहे हैं तो डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ चार्ज ज्यादा जमा होगा, ज्यादा बड़े आर पे, छोटे आर पे थोड़ा कम चार्ज जमा होगा। पर अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, 50 के 50 लोग लगातार हाईवे पे ही चल रहे हैं तो उनकी डेंसिटी सारी जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। पर अगर वो 50 लोग हाईवे से चलते चलते एकदम से गली में घुस जाते हैं, तो इसका मतलब गली में जाके उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कभी गली में चल रहे हैं, कभी हाईवे पे चल रहे हैं, कभी गली में चल रहे हैं, कभी हाईवे पे चल रहे हैं, कभी किसी चौड़ी रोड पे चल रहे हैं, कभी किसी सकड़ी रोड पे चल रहे हैं, तो डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से बात है। तो जरा आप यहाँ पे देखो, अब ये रो नोट आर को सॉल्व कैसे किया जाएगा, जैसे लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नोट एक्स में हमने पहले कैसे लिया हमने एलिमेंट, एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में, पर अगर जब स्फीयर आ जाता है उसमें देखो कैसे एलिमेंट लिया जाता है। या एलिमेंट लेने का तरीका थोड़ा अलग है, ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन है, ध्यान लगाना पड़ेगा, 2-3 बार देखना अगर नई बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो देखो इसमें कैसे लेते हैं एलिमेंट, एक फिक्स पैटर्न है, सॉलिड स्फीयर में कैसे लिया जाता है ना, तो एक फिक्स पैटर्न है इसमें। डिस्क में कैसे एलिमेंट लिया जाता है, अभी डिस्क की भी बात करने वाले, आगे सारी बातें भी समझ में आएंगी, है ना। तो एक फिक्स पैटर्न होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या बोला था रॉड में हमने क्या बोला था, एक्स डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एलिमेंट है।
वैसे इसमें क्या करते हैं हम, आर डिस्टेंस पे जाके डी आर थिकनेस का एलिमेंट लो। आर डिस्टेंस पे जाके क्या करना है, डी आर थिकनेस का एलिमेंट लेना है ना। बोलो दिख रहा है सब लोगों को, है ना। थोड़ा रेड मार्कर थोड़ा सा खराब हो रखा है, जरा उसको करेंगे, देखो उसका कुछ उपाय, है ना। तो देखो ये आर और ये डी आर, तो ये डी आर, तो देखो ये आर है और ये डी आर है, तो ये डी आर थिकनेस, तो ये जो डी आर थिकनेस है, तो जैसे एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट लेते हैं, वैसा ही आर डिस्टेंस पे जाके हमने डी आर थिकनेस का शेल एलिमेंट लिया है। शेल का मतलब होलो स्फीयर टाइप। इसका मतलब क्या, तुम बस इतना सोचो कि आर डिस्टेंस पे जाके हमने डी आर थिकनेस का एक शेल एलिमेंट, मतलब ऐसा एक होलो स्फीयर हमने इमेजिन किया है जिसकी रेडियस जो है वो आर है और जिसकी थिकनेस क्या है, उसकी थिकनेस है डी आर। ऐसा एक होलो स्फीयर इसमें इमेजिन कर रहे हैं। बस इस बाउंड्री से मतलब है, इससे अंदर से मतलब नहीं है हमारे लिए। बस अभी इसको फोकस करना है। किसको, ये देखो ये जो लेयर हमने बना रखी है, इसको मैंने बाहर लिखा है, या अंदर कुछ हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं उससे, हम केवल इस बात पे फोकस कर रहे हैं, इस चीज पे। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे बस ये बता दो कि ये जो तुमने शेल एलिमेंट माना है ना, ये क्या है, शेल एलिमेंट, शेल एलिमेंट, ये शेल एलिमेंट, तो अब इसकी थिकनेस डी आर है। तुमसे मैंने बोला कि बस इस पे चार्ज बता दो, तो इस पे चार्ज भाई कैसे लिखा जाए, क्या इस पे चार्ज का मतलब, देखो मैंने शुरू में तुम्हें क्या बताया था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टाइम रो को क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई डी वी लिखते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब ये था। बोलो क्लियर है ना बात। तो बताओ फिर वॉल्यूम की बात आती है तो डी क्यू को क्या लिखोगे, रो डी वी। डी क्यू को क्या लिखेंगे, बोलो रो डी वी। और बताओ डी क्यू का मतलब हुआ, देखो डी क्यू, और रो का मतलब क्या, बोलो। अब रो तो बदल रही है अलग अलग आर पे। इस वाली आर पे रो कितना है, ये कैपिटल आर पे रो कितना, कैपिटल आर। आर बाई टू पे रो कितना, आर बाई टू पुट करना पड़ेगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल आर की बात कर रहे हैं, तो उस पर आर रो कितना, ये पुट कर दो, डी क्यू इक्वल टू रो नॉट इंटू आर। अब डीवी, डीवी का मतलब क्या, जो एलिमेंट तुमने लिया उसके वॉल्यूम की बात हो रही है, जो एलिमेंट तुमने लिया उसके वॉल्यूम की बात हो रही है। तो जो एलिमेंट क्या लिया तुमने, शेल एलिमेंट लिया है, तो शेल एलिमेंट का वॉल्यूम बोलो। शेल एलिमेंट का वॉल्यूम से हमारा मतलब है वो वॉल्यूम जिसपे चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो वॉल्यूम। अरे उसी को तो मल्टीप्लाई करोगे, रो डीवी का मतलब क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जिसमें चार्ज स्टोर्ड है। तो वो बताओ, इस जो स्फीयर तुमने इमेजिन किया, शेल एलिमेंट या होलो स्फीयर, उसमें चार्ज कहाँ स्टोर होगा, क्या यहाँ चार्ज स्टोर है, क्या इस वाली जगह पे चार्ज स्टोर होगा, नहीं होगा। कहाँ चार्ज स्टोर होगा, केवल ये जो थिकनेस दिख रही है, ये जो थिकनेस दिख रही है, केवल इस वॉल्यूम में ही चार्ज स्टोर होगा, केवल इस वॉल्यूम में ही चार्ज स्टोर होगा, इसमें नहीं स्टोर होगा। तो डीवी का मतलब ये नहीं करना, डीवी का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब नहीं होगा यहाँ, ध्यान से समझना। देखो रो इंटू डीवी का मतलब क्या, रो इंटू वो वॉल्यूम जिसमें चार्ज है। कितने वॉल्यूम में चार्ज है, क्या इसमें चार्ज है, नहीं, चार्ज तो इसमें है। हम अभी क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट पे फोकस कर रहे हैं। अभी देखना ये स्ट्रेटजी हमारी क्या है, हम ये ऐसे कर रहे हैं, देखो काम, एक ऐसा एलिमेंट माना, और देखो इसमें तुम सोचना, देखो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इसको, इसमें तुम ध्यान से सोचना, इसमें ध्यान से सोचना। देखो इसमें अगर हम एक बहुत छोटा सा आर लगभग 0 वाली रेडियस का एक शेल एलिमेंट ले लें और फिर उसको छोटा छोटा रेडियस बढ़ाते थे, एक बिल्कुल छोटा सा शेल लिया, उसके ऊपर थोड़ी बड़ी रेडियस का, उसके ऊपर थोड़ी और बड़ी रेडियस का, उसके ऊपर थोड़ी और बड़ी रेडियस का शेल जमा करते जाओ, क्या सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। बिल्कुल छोटा सा शेल लेना है, बिल्कुल लगभग 0 रेडियस का, और उसके ऊपर थोड़ी बड़ी रेडियस का उस पर फिट कर दो, उससे थोड़ी और बड़ी रेडियस का उसके ऊपर फिट कर दो, उससे थोड़ी और बड़ी रेडियस का उसके ऊपर फिट कर दो। ऐसे फिट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक कि वो आर थिकनेस, आर रेडियस का स्फीयर ना बन जाए, तब तक फिट करते जाओ। तो बताओ सॉलिड स्फीयर बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। ध्यान से इमेजिन करके इसको देखो। तो ऐसे ही हम कर रहे हैं, हमने एक एलिमेंट लिया, ऐसे सारे एलिमेंट का चार्ज अगर ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज इस सॉलिड स्फीयर का आने वाला है। इसलिए हमने एक एलिमेंट का लिया और टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम में इंटीग्रेशन करते हैं। तो वो इंटीग्रेशन ही हम करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात चलो ठीक है, सब लोगों को क्लियर है। तो डी क्यू इक्वल टू रो नॉट इंटू डी वी कितना लिखें भाई, सर सारी बातें कर तो ली पर डीवी तो बताया ही नहीं। क्या हमें बताना है डीवी, बिल्कुल तुम्हें ही बताना है कि डीवी की वैल्यू क्या मैं पुट करूं,
पॉज करो स्क्रीन, सोचो जरा ध्यान से डीवी को क्या पुट करना है। 4/3 पाई आर क्यूब नहीं होगा अगर तुम सोच रहे हो, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल इसकी बात कर रहे हैं। हमें इससे मतलब है शेल से, हमें मतलब नहीं कि इधर क्या चल रहा है। हम तो इस शेल पे फोकस किए हुए हैं, अंदर होलो होलो कुछ नहीं मतलब हमें, हम तो केवल इससे इस पे चाहिए बस। ठीक है भाई, तो रो नॉट इंटू आर, इसका मतलब हमें इस पार्ट का वॉल्यूम चाहिए। स्फेयर सोच के देखो, थोड़ा मोटा स्फेयर, इस पार्ट का वॉल्यूम चाहिए। तो बोलो कैसे करोगे, इसकी थिकनेस डी आर है। तो बताओ एक बात तो मुझे ये समझ में आती है कि डीवी इक्वल टू, डीवी का मतलब केवल ये बोलोगे कि चार्ज केवल इसी में, इसमें तो चार्ज है ही, हम तो इसमें फोकस कर रहे हैं, केवल इसी का चार्ज निकाल रहे हैं, हमें यहाँ के चार्ज से कोई मतलब नहीं, हम तो इसका चार्ज निकाल रहे हैं। ऐसे कई सारे स्फेयर जमा करते जाएंगे तो क्या बनने वाला है, सॉलिड स्फेयर बनने वाला है। तो डीवी इक्वल टू, देखना जरा ध्यान से, डीवी इक्वल टू 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये लिखे डीवी, क्या ये लिखे डीवी बच्चों? बिल्कुल। बताओ आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई, बोलो ये पूरा वॉल्यूम का मतलब ये हुआ, सारा हो गया उसमें, और उसमें से अंदर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दें। बाहर की रेडियस आर प्लस डी आर होगी कि नहीं होगी, और अंदर की रेडियस आर है, पूरे वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो तो केवल इसका वॉल्यूम बच जाएगा। बस यही है हिंट। अब डी आर क्या है, बहुत छोटा, डी आर जो थिकनेस है वो बहुत छोटी है, बहुत कम है। तो देखो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इसका शॉर्ट फॉर्म एक निकालना है ना। तो देख रहा जरा ध्यान से, मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। डीवी इक्वल टू, इसमें 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है सर बोला आपने तो कर दिया हमने, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लो। अब देखो ये मैंने नहीं समझाना, ये तुम्हें खुद ही देखना है कि ये ठीक है क्या। 1 प्लस डी आर अपॉन आर का क्यूब -1 कर लोगे ना, बोलो अब तो बड़े आदमी हो गए तुम +2 वाले, तो अब तो तुम खटाखट करते हो सारे काम, ठीक है ना। तो बड़े आदमियों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये काम वो कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें आर क्यूब कॉमन लेना है, तो आर बाहर लोगे तो आर क्यूब की तरह बाहर आएगा, ये चीज बन गई। अब क्या लगा रहे हैं, अब लगा रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अब लगाएं, ठीक है भाई, लगाओ सर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो कैसे लगाएं, डीवी इक्वल टू, देखना 4/3 पाई आर क्यूब 1 प्लस एक्स पावर एन, क्या होता है 1 प्लस एक्स पावर एन, बोलो क्या होता है बच्चों, 1 प्लस एन एक्स होता है। तो 1 + 3 डी आर अपॉन आर -1 होता है। जरा सॉल्व करें इसको, 1 1 कैंसिल करो, सॉल्व कर लोगे ना, देखो एक आर से आर कट करोगे है ना, 3 से 3 कट करोगे, तो डीवी विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये आ डीवी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये चीज बनेगी, ठीक है ना। इसको देखो अब ऐसा करने की बजाय डायरेक्टली ऐसा भी सोच सकते थे, वॉल्यूम क्या होता है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। तो सरफेस एरिया बोलो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि सरफेस एरिया में 4 पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर करो इनटू थिकनेस करो। अब इसमें आर में डी आर को ऐड कर भी लोगे तो खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डी आर नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको छोड़ दो। तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं वॉल्यूम के लिए, इसमें से पार्ट के वॉल्यूम के लिए, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, ठीक है। तो वो चीज हमने लगा, तो देखो ये लगा दी, तो हम ध्यान रखेंगे इसको, जब भी शेल एलिमेंट लेंगे सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस लगाएंगे, है ना। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो जाता है, बोलो करेक्ट है ना इतनी बात, चलो भाई बहुत सही बात है, सब कुछ बात समझ में आ रही है। तो देखो अब डी क्यू की इक्वल टू पता हो गया बस क्वेश्चन, अब नहीं कोई दिक्कत है ना। अगर नहीं समझ में आया तो बस दोबारा से स्टार्टिंग से देखो, है ना। तो रो इंटू डीवी, डीवी का मतलब बोलो कितना हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो गया, डीवी क्यू का मतलब रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो गया। तो बताओ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ, देखना ध्यान से, रो को क्या लिखो, रो नॉट आर, बोलो रो का फंक्शन पुट करना पड़ेगा, रो कांस्टेंट होता तो बाहर ले लेते, पर रो कांस्टेंट तो है नहीं, कुछ ना दिया जाए तो फिर उसको कांस्टेंट ही मान के चलेंगे, पर पूरा पूरा फंक्शन साफ साफ लिख रखा है, इसका मतलब रो कांस्टेंट नहीं है। तो बताओ रो नॉट इंटू आर, और ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो 0 टू कैपिटल आर। इतने गुस्से में क्यों बैठे हो यार, थोड़ा मुस्कुरा के बैठो, ध्यान से देखो क्वेश्चन, इतने गुस्से में क्यों बैठे हो, है ना, थोड़ा हंसते हंसते थोड़ा खुश होकर देखो वीडियो, है ना, परेशान ना हो, ठीक है।
तो 0 to r रो नॉट इंटू आर 4πr² दिया। बोलो आगे कर लोगे ना सॉल्व, है ना। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है ना। तो देखो, तो रो नॉट इंटू 4πr², आर क्यूब, बोलो 0 to r इंटू डी आर, है ना। रो नॉट इंटू 4πr³ इंटू डी आर, ये चीज है। बोलो इतनी बात क्लियर है। तो बताओ जरा क्यू कितना हो गया। क्यू विल बी इक्वल टू, मैं इधर लिख रहा हूं देखो, रो नॉट इंटू 4π, r पावर 4 अपॉन 4, और ये 0 to कैपिटल आर। बोलो कोई गलती तो नहीं हो रही, सब कुछ ठीक है। रो नॉट 4πr³ डी आर, ठीक है। तो ये देखो इंटीग्रेशन कर दिया। तो बोलो क्यू का आंसर कितना आ गया, रो नॉट इंटू 4πr पावर 4 अपॉन 4, ये आंसर आ गया। तो थोड़ा ये लेवल अप क्वेश्चन है नीट में, हालांकि प्रोबेबिलिटी इस तरह के क्वेश्चन के आने की काफी कम है, पर थोड़ी एडवांस प्रैक्टिस भी हम कर लेते हैं, कुछ आ जाए तो। जेई वालों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह का काम ग्रेविटेशन में भी हो सकता है। मास वगैरह वेरिएबल है ना, नॉन मेडिकल वालों को करवाए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल होता है, तो उसको कैसे फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालनी पड़ेगी हमें, है ना, ऐसे नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। समझ जाओगे देखो सारी बात अभी आगे। चलो भाई लिखो इसको। चलो भाई इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है ना। आगे देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो तो अब देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सिस, है ना। ये थोड़ा कट हो रहा है वीडियो में से ना, तुम लिख लेना, हेडिंग में बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सिस। दोबारा से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ये निकालने वाले, ठीक है ना। तो बोलो याद आ गया कि डायग्राम देखते ही, क्या ग्रेविटेशन में भी ऐसा कुछ निकाला हुआ है क्या। बोलो ग्रेविटेशन में भी ऐसा कुछ निकाला हुआ है हमने, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्म रिंग जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफॉर्म है। तो क्या थी बताओ भाई ग्रेविटेशनल फील्ड, कौन बताएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग जिसका मास कैपिटल एम और एक्स डिस्टेंस हो और आर कैपिटल आर उसकी रेडियस हो। बताओ भाई कौन बताएगा। हाँ तुम बताओ, बोलो बोलो, हाँ बोलो, अरे हाँ तुम्ही से पूछ रहा हूँ, बोलो। हाँ वेरी गुड, बोलो कितना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, gmx अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2, ये ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। बिल्कुल सही बात है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड हमने gmx अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2, बिल्कुल सही बताया। तो देखो वही हमने बात करनी है, उसी तरह का फॉर्मूला यहाँ आने वाला, बिल्कुल सेम, gm की जगह kq आने वाला है, बस बाकी सेम टू सेम, kqx अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2, बिल्कुल उसी पैटर्न पे सारी चीजें चल रही है जैसा ग्रेविटेशन में चल रही थी। तो ठीक उसी तरह का डेरिवेशन भी यहाँ पर है, तो जरा देखना किस तरीके से इसको डिराइव कर रहे हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा ग्रेविटेशन वाले का भी। हमने क्या ली, रिंग ली, ठीक है, इस तरह से एक रिंग ली, ये ऐसे रिंग है, इस तरह से एक रिंग है, देखो ये रिंग है ना, ऐसे रखी यूं, ठीक है, इस तरह से रखी ऐसे, ठीक है, सामने देखती हुई ऐसे, ये ऐसे ना यूं, है ना, ये ऐसे रिंग रखी हुई ऐसे, ऐसे सामने रखी ऐसे। तो देखो ये ऐसे रिंग रखी। तो अब बताओ हमने क्या किया, इस पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, इस पॉइंट पी पे हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट पी क्या है, एक्स डिस्टेंस पे, कहां पर है, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक बात है, बोलो, है ना, एक्स डिस्टेंस पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें। तो फिर देखो अब हमने क्या किया, इसके अलावा ऊपर एक dq चार्ज का एलिमेंट लिया, बहुत एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिया, dq चार्ज, ठीक है ना, एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने dq चार्ज, और नीचे भी एक छोटा सा एलिमेंट लिया सिमिलर सा dq चार्ज का एलिमेंट। इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये dq बिल्कुल छोटा सा है, जैसे पॉइंट चार्ज होता है उतना छोटा सा है। तो बताओ ये x डिस्टेंस है, r इसकी रेडियस, टोटल चार्ज इस रिंग पे कितना है, कैपिटल Q है। तो अगर ये dq जो है पॉइंट चार्ज है, इसका मतलब इस dq से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो किधर आई,
इस डी क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी बताओ, इस डी क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एक पॉइंट चार्ज से फील्ड क्या होती है, अवेदी चार्ज होती है, और लाइन ज्वाइनिंग क्या लॉन्ग भी होती है। तो ये डीई मान लिया इस वाले से, क्लियर है इतनी बात। ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट एक नीचे मान लिया, उससे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इसको ज्वाइन किया, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गई। अब जरा देखना इस डी और इस डी, समझ गए वैसे काफी लोग कि अब क्या करने वाले हैं, ये डी कॉस थीटा और ये भी डी कॉस थीटा। बताओ ये डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो ये दोनों डी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में आ गए, और जो डी साइन थीटा है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। डी कॉस थीटा तो दोनों के सेम डायरेक्शन में आ गए, और ये जो डी साइन थीटा है दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो बताओ डी साइन थीटा तो कट हो जाएंगे और डी कॉस थीटा को हमने ऐड कर देंगे। तो देखना अब केवल ऊपर और नीचे के देखना, फिर से मैं ध्यान से बताता हूँ तुम्हें। देखो रिंग ली, मान लो हमने ऐसे ऐसे रिंग ली, ऐसे, ठीक है, इस तरह से रिंग ली। अब उस रिंग में तुमने क्या किया, एक एलिमेंट ऊपर लिया और एक एलिमेंट नीचे लिया, है ना। जो रिंग तुमने ली है ऐसे, उसके अंदर एक एलिमेंट यहाँ लिया और एक एलिमेंट यहाँ लिया। तो बताओ इन दोनों से, इससे फील्ड यूं आ रही है, इससे फील्ड यूं आ रही है, और हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो रहे हैं और वर्टिकल वाले क्या हो रहे हैं, वर्टिकल वाले कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। देखो फिर से, ये ऊपर और नीचे एलिमेंट, इस वाले से फील्ड ऐसे, इस वाले से फील्ड ऐसे, हॉरिजॉन्टल ऐड और वर्टिकल क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखो तुम, अब तुमने ऊपर नीचे लिया अभी, अब राइट लेफ्ट ले लो एक एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट मैं इधर ले लूं और एक एलिमेंट इधर ले लूं, तो राइट और लेफ्ट दोनों एलिमेंट लिए, अब बताओ कैसे फील्ड आएगी, है ना। अब राइट और लेफ्ट में एलिमेंट हमने ले लिया, एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है, पूरी रिंग है ऐसे पूरी घूमी हुई, एक राइट में ले रहे हैं और एक लेफ्ट में, है ना, दोनों की फील्ड ऐसे आ रही है। तो बताओ इस बार फिर से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बोलो समझ रहे हो, ये ऐसे आएगी फील्ड, तो ये इसके ये कंपोनेंट तो ऐड हो गए जो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, और ये वाले कंपोनेंट दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यही काम होगा। ऐसे कोई भी पेड़ ले सकते हो, अभी तो हमने एक ऊपर लिया एक नीचे लिया, एक राइट लिया एक लेफ्ट लिया, एक ऐसे इधर ले लूं और एक नीचे ले लूं, तो बताओ उनमें भी तो यही काम होगा, डी कॉस थीटा वाले ऐड हो जाएंगे और डी साइन थीटा वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब अल्टीमेटली हमें करना क्या है, सारे जितने भी डी कॉस थीटा आएंगे उन सारों को ऐड करना है, बस यही अप्रोच है, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा करना है। जितने भी डी कॉस थीटा मिलेंगे सबके डी कॉस थीटा को ऐड कर दो, दैट विल बी द आंसर, क्योंकि डी साइन थीटा विल कैंसिल आउट, ठीक है। क्लियर हो गई। तो लिखो, देखो ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में गिवन एक डेरिवेशन है, इसलिए बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा डिटेल में लिखेंगे इसको। देखो तो नोट करो, ये डायग्राम बना लो, पॉज कर लो स्क्रीन पहले, फिर लिखो। कंसीडर है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, कंसीडर है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग विथ चार्ज कैपिटल Q, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग विथ चार्ज कैपिटल Q and radius capital R, and radius capital R. There is a point P, there is